एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 5th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 4 का लेसन माय एल्डर ब्रदर पढ़ने वाले हैं। अब ये जो लेसन है आपका, ये एक्चुअली ओरिजिनल में हिंदी में लिखा गया था, जिसका नाम है बड़े भाई साहब और जिसके लेखक हैं श्री प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इस स्टोरी को पहले तो हिंदी में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट करने का मतलब एक लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में उसी कहानी को लिखना, टू चेंज अ टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज, जिससे कि अगर कोई एक लैंग्वेज को नहीं समझ पाता हो तो दूसरे लैंग्वेज में उस स्टोरी को पढ़ सके। इस स्टोरी को कब लिखा गया था? द स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1910। उस समय जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल चल रहा था, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था। उस समय मुंशी प्रेमचंद बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए ही कहानी या कविताएं नहीं लिखा करते थे। ही यूज्ड टू राइट हिज स्टोरीज so that he can pass on some moral values to the people। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। दिस शॉर्ट प्ले, यानी कि ये जो छोटा सा नाटक के रूप में आप इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बारे में, हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर। एफेक्शनेट होने का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखना। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, आदर और सम्मान भी करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से, मतलब हम जो फील करते हैं, हमने ज़िंदगी में जो जो देखा है, उन सब चीज़ों से भी हमें उतना ही सीखना चाहिए जितना कि हम स्कूल के किताबों से सीखते हैं। जैसे रास्ते पे अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो हमें खुद से मन करता है ना कि हम उसे 2 पैसे दे दें ताकि वो भी रोटी खा सके। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी होती, लेकिन फिर भी हम जिंदगी में सीखते हैं। इन्हीं को कहते हैं दिन प्रतिदिन के अनुभव। नाउ लेट्स रीड। अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा दिखाया गया है। व्हाट इज अ हॉस्टल? हॉस्टल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टे एंड स्टडी, जहाँ पे 2 ब्रदर्स, 2 भाई बैठे हुए हैं, एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। एक की उम्र 9 साल है और एक बच्चे की उम्र 14 साल है। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों एक स्टडी टेबल पे बैठे हैं। स्टडी टेबल इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि इनके टेबल के ऊपर बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक्स रखे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, इज रीडिंग अ बुक। जो एल्डर ब्रदर हैं, बड़े भैया, वो एक बुक पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और बड़े भैया का जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, जिसका नाम मुन्ना है, वो बैठकर चिड़िया की और जानवरों की पिक्चर्स बना रहा है, चित्र बना रहा है। भैया ने फिर बोला, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना ने कहा, आई एम ड्राइंग। भैया बोले, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? कि तुम सुबह से कहाँ पे हो? तुम पढ़ने कब बैठोगे? मुन्ना टर्निंग पेल। टर्निंग पेल भी हिंदी का ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब है कि फीका पड़ जाना। जब भी हमें कोई अचानक से कुछ करते हुए पकड़ ले या फिर हम डर जाएं, उसे कहते हैं फीका पड़ जाना, अचानक से डर जाना। तो मुन्ना भी डर गया कि भैया ने उसे ड्राइंग करते हुए पकड़ लिया उस समय जब उसे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए था। ही टर्न्ड पेल। मुन्ना ने कहा, आई वॉज प्लेइंग, मैं तो खेल रहा था भैया। फिर मुन्ना ने कहा, भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, आप इतने सारे घंटों तक लगातार कैसे एक बुक पकड़ के बैठ सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो? भैया ने कहा, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इसलिए ताकि मेरा जो एजुकेशन का फाउंडेशन हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस।
फाउंडेशन यानी कि सॉलिड बेस, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है उसे एकदम मजबूत होना चाहिए, तभी तो ऊपर की बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रह पाएगी। नहीं तो क्या होगा, एक ज़ोरदार स्टॉर्म आएगा और ऊपर से बिल्डिंग गिर जाएगी। तो भैया भी बोल रहे हैं कि मेरा जो फाउंडेशन है, यानी कि मैं जो अपनी पढ़ाई का बेसिक्स सीख रहा हूँ उसे मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ अपने बचपन में, ताकि मैं जब हायर एजुकेशन में कॉलेज में जाके पढ़ूँगा तब मेरा एजुकेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैं घंटों तक बुक लेके बैठा रहता हूँ। फिर भैया ने बोला, इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर मेरा जो बेस होगा वो मजबूत होगा, तभी जैसे ऊपर की बिल्डिंग एकदम अच्छे से बिना हिले डुले खड़ी रहती है। फर्मली मतलब स्टैंड स्ट्रेट, स्टिल, बिना हिले डुले बिल्डिंग का खड़ा होना। वैसे ही जब मैं भी हायर क्लासेस में ऊंची पढ़ाई करूँगा तब मेरा भी फ्यूचर एकदम बिना हिले डुले स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है। फिर भैया ने कहा, समटाइम्स, कभी कभी, इट टेक्स मी 2 years, कि मुझे कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, टू डू 1 year's वर्क, 1 साल की पढ़ाई पूरी करने में। यानी कि आप जो ये 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं पूरा 1 साल पढ़ेंगे। आपका सेशन अप्रैल से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट मार्च में आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे और इसी तरह 1 साल के अंदर पूरा 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपने पढ़ लिया। लेकिन भैया ने क्या बोला, कभी कभी मुझे 2 साल लग जाते हैं इसी 1 साल के सिलेबस को पढ़ने में, ताकि भैया को अच्छे से उस पढ़ाई को समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मुन्ना ने बोला, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन मी, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, देन आई एम, एंड 3 classes ahead of me, और मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, क्यों आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स लिखते रहते हो? हम तो न्यू वर्ड शायद 3 या 4 बार ही लिखते हैं। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा बार लिखते रहते हो। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, और किसी भी कविता को जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको आप देख देख के कॉपी करते रहते हो नोटबुक में बहुत बार, सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, खूबसूरत अक्षरों में। आप ऐसा क्यों लिखते रहते हो, क्यों बार बार सेम चीज़ लिखते रहते हो? भैया ने कहा, यू नो, वो इसलिए, बिकॉज स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश की पढ़ाई करना कोई भी आसान काम नहीं है। नो चाइल्ड्स प्ले का मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, उस लैंग्वेज को, उस सब्जेक्ट को, विषय को अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश, इंग्लिश में बोलने के लिए या फिर इंग्लिश को लिखने के लिए प्रॉपरली, अच्छे से, ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रेमेंडस मतलब अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगे, आपके ग्रामर मिस्टेक होंगे, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, शायद आपकी लिखावट भी ठीक नहीं आएगी। इसीलिए भैया बोल रहे हैं कि इंग्लिश कोई भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, आसान लैंग्वेज नहीं है। हमें अगर अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है, इफ़ वी वांट टू स्पीक और इफ़ वी वांट टू राइट, tremendous efforts means a lot of effort is required, उसकी ज़रूरत होती है। But the moment you get a chance, लेकिन मुन्ना, जब भी तुमको एक मौका मिलता है, whenever you get a chance, you run to the field, तुम दौड़ के चले जाते हो। Play marbles, कंचों के साथ खेलते हो। And fly kites, and fly paper kites, और पतंगों को उड़ाते बैठते हो।
और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, या फिर यूं ही बिना किसी काम के अपने दोस्तों के साथ बैठ के फालतू में अपना समय वेस्ट करते रहते हो जस्ट फॉर फन, सिर्फ मज़े करने के लिए। आइडलिंग का मतलब है सिटिंग आइडल विदाउट एनी वर्क, बेमतलब के फालतू समय वेस्ट करने के लिए बैठे रहना। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? भैया मुन्ना से कहते हैं कि ये जो समय तुम फालतू बर्बाद कर रहे हो, इस समय बैठ के तुम पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? मुन्ना ने कहा, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज। गांव में एक बहुत बड़ा मेला आया है। शुड वी गो? चलिए ना भैया, क्या हम चलें? लेकिन बड़े भैया, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बड़े भैया बहुत पढ़ाकू थे, मतलब वो दिन भर पढ़ाई करते रहते थे। एल्डर ब्रदर वॉज वेरी स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। तो भैया ने भी बोला, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर? क्या तुमने कभी देखा है मुझे किसी मेले में जाते हुए? और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और अ हॉकी मैच? या फिर मैं गया हूँ किसी क्रिकेट के खेल को देखने या फिर हॉकी के खेल को देखने? मैं ये सब काम में कभी नहीं अपना समय वेस्ट करता। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाता। आई प्रिफर, मैं पसंद करता हूँ, प्रिफर करना यानी कि पसंद करना, टू स्टडी अ बुक, एक बुक बैठ के पढ़ने में। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। आई डोंट माइंड का मतलब मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। रिपीटिंग अ क्लास, रिपीट करने का मतलब है कि सेम चीज़ को दोबारा करना। रिपीटिंग अ क्लास का मतलब कि एक ही क्लास में फेल होके उसी क्लास की पढ़ाई को दोबारा रिपीट करना। तो भैया ने भी बोला, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं एक ही क्लास में दोबारा पढ़ाई करूं फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज़्यादा बार अगर मैं सेम चीज़ की पढ़ाई करूं तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। बट लेकिन यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम शायद एक ही क्लास में अपनी सारी ज़िंदगी पढ़े रहो, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम, इफ़ यू वेस्ट, अगर तुम अपना समय को इस तरह से वेस्ट करोगे, बर्बाद करोगे, प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरा समय खेलते रहते ही? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो हमारे पिताजी की मुश्किल से कमाए हुए पैसों को, क्योंकि पापा ने हार्ड वर्क करके मुश्किलों से पैसे कमाए हैं, उन्हीं पैसों से आपकी स्कूल की फ़ीस दी है, मुन्ना के लिए बुक्स खरीदे हैं। लेकिन अगर मुन्ना पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो फिर उन बुक्स को खरीदने का क्या मतलब? शायद पापा के मुश्किल से कमाए हुए पैसों को तुम इसी तरह बर्बाद कर रहे हो। इतना सब कुछ डांटने के बाद मुन्ना को रोना आ गया। अब भैया तो उसके भलाई के लिए ही बोल रहे थे कि तुम ऐसे समय बर्बाद नहीं करके थोड़ा पढ़ाई करने बैठो। लेकिन मुन्ना तो छोटा बच्चा था, उससे तो समझ नहीं आ रहा था। मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, कि उसे इतने ज़ोर का डांट जो पड़ गया है। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना। एंड सॉबिंग साउंड, हूँ ऐसे ऐसे करके आवाज़ निकाल के रोना, उसे कहते हैं सॉबिंग साउंड। रोते रोते मुन्ना ने बोला, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग के चला जाऊं अपने घर वापस। क्योंकि मुन्ना को ज़्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और उसका मन करता था कि वो हॉस्टल छोड़ के अपनी माँ के पास दौड़ के वापस चला जाए और जहाँ पे उसे पढ़ाई ना करना पड़े। भैया ने कहा, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अभी चलो चलो रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी हंसी लाओ, क्योंकि भैया बहुत ही अफेक्शनेट थे। अपने प्यारे मुन्ना को वो बहुत प्यार करते थे। रोता हुआ देखकर भैया को भी अच्छा नहीं लगा था।
भैया ने इसीलिए कहा कि चलो चलो अब रोना बंद करो, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लेकर आओ। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा, लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम फॉलो करोगे, जिसे तुम मानोगे। और फिर भैया ने मुन्ना के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल क्या होता है, आपने अपने क्लास के टाइम टेबल को कैसे रीड किया था? पहले फर्स्ट पीरियड जो कि इस टाइम से इस टाइम तक का होता है, उसमें हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर बेल बजती है। सेकंड पीरियड में हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, थर्ड पीरियड में ये सब्जेक्ट, फोर्थ पीरियड में ये सब्जेक्ट, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद और 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बीच में गेम्स होता है, लाइब्रेरी होता है, ड्राइंग, म्यूज़िक एक्सेट्रा, फिर छुट्टी। इसे वो कहते हैं टाइम टेबल। तो भैया ने भी मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बनाया कि वो कब उठेगा, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कब खाएगा और कब उसके बाद सो जाएगा। इसे कहा जाता है स्केड्यूल। इस टाइम टेबल को स्केड्यूल भी कहा जाता है। पहले ये जो स्पेलिंग था SCHEDULE, इसे शेड्यूल प्रोनाउंस किया जाता था, लेकिन अभी इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होके स्केड्यूल हो गया है। अभी H का साउंड साइलेंट है, हमें C का साउंड निकालना होता है, स्केड्यूल। तो भैया ने बोला यू हैव टू गेट अप एट डॉन। डॉन का मतलब होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज भी नहीं निकला हो लेकिन हल्की हल्की रोशनी फिर भी हमें नज़र आती है। द टाइम ऑफ द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, दैट इज कॉल्ड डॉन। लेकिन इस पूरे स्केड्यूल में, इस पूरे टाइम टेबल में सिर्फ खाना, पढ़ना, स्कूल जाना, फिर पढ़ना, फिर खाना, फिर पढ़ना, फिर सो जाना, बस इतना ही था। मुन्ना ने कहा बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, कि भैया इस टाइम टेबल में तो खेलने का समय है ही नहीं, मैं कब खेलूँगा? भैया ने कहा प्ले, खेलना, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की ज़रूरत क्या है? मुन्ना बोला ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे हरे खेत बहुत पसंद है भैया। द जेंटल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं किसी गेंद की तरह उछल उछल के दौड़ना चाहता हूँ खेतों के बीच में से। आई लाइक टू टच एंड गो, मैं अपने गेम्स में टच करके जैसे भागते हैं ना, कबड्डी का खेल या फिर हुत्तुत्तु का खेल, इन सब खेलों के मज़े लेना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो, आई लाइक हुत्तुत्तु साउंड ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? आपने शायद मैग्नेट ज़रूर देखा होगा। एक ऐसी चीज़ होती है जो आयरन मेटल को अपने ओर खींचती है। आयरन मेटल हमेशा मैग्नेट की तरफ चिपक के चली जाती है। तो भैया को भी मुन्ना बोल रहा है कि मैं तो खेतों से दूर कैसे रह सकता हूँ, ये हरे हरे खेत, ठंडी ठंडी हवा, फुटबॉल, कबड्डी, हुत्तुत्तु का साउंड, वॉलीबॉल, ये सब मुझे मैग्नेट की तरफ अपनी तरफ खींचती है, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। As soon as I am on the field, I forget everything. मैं जैसे ही खेतों में जाता हूँ, मैं दुनिया के हर दुख को भूल जाता हूँ, हर चीज़ भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मुन्ना भैया को नहीं समझा पाया। इसके बाद पहला सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। काफ़ी महीनों के बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और रिज़ल्ट आ जाता है। अब इस नाटक में बारी थी सीन 2 की, यानी कि दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में स्टेज पर फिर से बड़े भैया और छोटा मुन्ना खड़ा था। इनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए थे और आज रिज़ल्ट आउट हुआ था, यानी कि किसने कितने मार्क्स पाए हैं वो देखने का दिन। भैया ने बोला हलास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अरे भगवान मैं फिर से फेल हो गया हूँ। लेकिन मुन्ना ने क्या कहा, ओह बट भैया आई हैव पास्ड, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया हूँ। एंड टॉप्ड माई क्लास, और पास ही नहीं हुआ, अपने क्लास में मैं फर्स्ट भी आया हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। पहले जब भैया 9th स्टैंडर्ड में थे तो राइटर 6th स्टैंडर्ड में था, लेकिन अब जब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट आउट हो गया है,
तो भैया तो फेल हो गए, यानी कि भैया 9th स्टैंडर्ड में ही रह गए, लेकिन राइटर 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड में चले गए। तो अब 7th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड कितने क्लासेस अहेड हुए? भैया उनसे सिर्फ 2 क्लासेस अहेड ही रहे। सो देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना तो खुशी से झूम उठा, एकदम बिंदास हो गया कि अरे वाह, मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मैं फिर भी पास हो गया। लेकिन भैया आप तो फेल हो गए। लेकिन भैया ने कहा, बट माय डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। इतना ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास। तुमने तो सिर्फ 1 क्लास ही पास किया है। एंड यू थिंक, और तुम्हें ये लगता है, दैट आई एम स्टूपिड, कि मैं बुद्धू हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। वंस इन अ वाइल यानी कि कभी कभार गिल्ली डंडा के खेल में तुम शायद लकी हो सकते हो और एक गोल हासिल कर सकते हो। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने गिल्ली डंडा के खेल को एकदम एक्सपर्ट होने की तरह सीख लिया है। मास्टर होने का मतलब होता है कि जिसे हर चीज़ पता होती है, नोइंग एवरीथिंग वेरी वेल, गेनिंग एक्सपर्टाइज्ड स्किल। जैसे कि आपकी टीचर, उन्हें शायद आपके सब्जेक्ट की हर चीज़ पता होगी, वो मास्टर है उस सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आप उस क्लास को पास कर जाते हैं, EVS के क्लास को अच्छे नंबर में 100 आउट ऑफ 100 पा जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप मैडम से भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपको तो फुल मार्क्स मिले हैं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। वही भैया बताना चाहते हैं कि भले ही तुमने पास कर लिया हो, लेकिन ये मतलब नहीं कि तुमने ज़िंदगी की हर चीज़ सीख ली हो। अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। फिर भैया ने बोला, when you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। कि अभी तो तुम प्राइमरी क्लास में हो, छोटे क्लास में हो, छोटे बच्चे हो, लेकिन जब तुम अपने हायर क्लासेस में जाओगे, ऊंचे क्लासेस में जाओगे और मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क करना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है मेहनत करना। इन ज्योमेट्री में इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। आपने भी शेप्स एंड एंगल्स में पढ़ा है ना, किसी भी एंगल को जब हम रीड आउट करते हैं तो जो बीच में एंगल वाला जहाँ पे वर्टेक्स बनता है उसको रीड आउट करते हैं, तो उसी चीज़ को बीच में बोलना होता है, यानी कि ABC। अगर गलती से तुम एंगल ACB बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू। आपके एग्जामिनर यानी कि जो आपका आंसर पेपर चेक करते हैं उसे कहा जाता है एग्जामिनर। विल नॉट स्पेयर यू, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विल नॉट स्पेयर यू मतलब नहीं छोड़ने का मतलब तुम्हारे आंसर को रॉन्ग कर देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। दे का मतलब है एग्जामिनर्स, आपके जो आंसर शीट्स चेक करते हैं वो लोग, वो चाहते हैं कि तुम अपने टेक्स्ट बुक में से वर्ड बाय वर्ड सीखो और वही चीज़ लिखो एग्ज़ाम्स में जो कि तुमने सीखा है। मुन्ना थोड़ा डर गया। उसने बोला, ओ बड़े भाई साहब, दिस इज़ सो स्केरी, कि भैया ये तो बहुत डरावना है। स्केरी मतलब जिससे हमें डर हो, ये तो बहुत डरावना है, मुझे तो डर लग रहा है इतनी सारी बातें सुनकर। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं 9th स्टैंडर्ड में जाऊं। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन फिर भी मैं अपने हर दिन का होमवर्क उसी दिन पूरा कर लिया करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, जिससे कि मुझे मेरे क्लास में पनिशमेंट ना मिले, कोई सज़ा ना मिले मेरे टीचर्स से। फिर भैया ने मुन्ना को और समझाया, आज ही की बात सुन लो। जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड, हम सभी बच्चों को बोला गया था,
टू राइट अ शॉर्ट एसे, एक छोटा सा ऐसे लिखो। ऐसे लिखने का मतलब कंपोजिशन लिखना, किसी टॉपिक के बारे में लिखना, उसे कहते हैं ऐसे लिखना। ये एक छोटा सा ऐसे लिखो ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। पंक्चुअलिटी के टॉपिक के ऊपर 4 पेजेस का। पंक्चुअलिटी का मतलब समय का महत्व, हर चीज़ को समय पे करना कितना ज़रूरी है, उसे कहा जाता है पंक्चुअलिटी। जैसे आपके अपने टीचर्स बोलते हैं ना, बी पंक्चुअल इन योर क्लास, अपने क्लास में समय पे आया करो। बी पंक्चुअल इन योर होमवर्क, अपना समय पे काम पूरा किया करो। तो वो होता है पंक्चुअलिटी, समय पे हर चीज़ को पूरा करना। इसके ऊपर भैया के टीचर ने भैया को और क्लास के बाकी सब बच्चों को एक शॉर्ट एसे लिखने को बोला था, यानी कि इस टॉपिक के बारे में तुम कुछ लिखो, कंपोजिशन लिखो। और कितने पेजेस का लिखो? 4 पेजेस का। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, तो कितने पेजेस का लिखते हैं? शायद मुश्किल से 1 पेज ही भरता है, क्योंकि आप 5-6 लाइन से लिखते हैं शायद। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आपको एसे लिखने को बोला जाएगा, भले ही वो शॉर्ट हो, लेकिन फिर भी वो 4 पेजेस का लिखना होगा आपको। तो भैया वही बोल रहे हैं। एंड इमेजिन, और सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? कि कोई चीज़ को 4 पेजेस में भर के लिखो और फिर भी वो शॉर्ट हो। कितना अजीब लगता है ना सुनने में। इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप, ये पूरा चीज़ कितना कंफ्यूजिंग है। उसके बाद कि उनके स्कूल जाने का टाइम हो गया, तभी मुन्ना मन मन में सोचते हुए बोला, थिंकिंग अलाउड, सोच सोच के बोला, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट वॉज टाइम फॉर द स्कूल, कि स्कूल का टाइम हो गया है। और एल्स, नहीं तो द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, बड़े भैया मुझे यूं ही डांटते ही रहते। इतना बोलने के बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद ये साल दोबारा निकल गया। पूरे साल भर की पढ़ाई भैया ऐसे ही करते ही रहे और मुन्ना वैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता रहा और ज़्यादा ज़्यादा खेलता ही रहा। और सीन 3 में क्या हुआ? फिर से मुन्ना के अगले क्लास का रिजल्ट आउट हो गया। अब आगे क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अपने आगे के चैप्टर में, जिसे हम अपने पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो हैज़ ऑलरेडी बिकम वेरी लॉन्ग। पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इसी स्क्रीन के एंड स्क्रीन में यहाँ पे जो लिंक है इसको क्लिक करके भी आप देख सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.